वेलकम टू ज्योग्राफिया। इसमें हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन हो गया, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रैनफॉल पैटर्न, विंड पैटर्न और ढेर सारे जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस होते हैं, उनमें जो चेंज आता है वो ओवर द टाइम, एक लंबे पीरियड लगभग 30 साल 40 साल में, उसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के एविडेंसेस क्या होते हैं? पलिम्पस टोपोग्राफी जो होगी, पलिम्पस टोपोग्राफीज जो होती हैं, दे आर एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पलिम्पस टोपोग्राफी कैसे एविडेंस होती है? ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, हर एक क्लाइमेटिक रीजन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक प्रोसेस डेवलप होते हैं और एक डिफरेंट टाइप का वहाँ का इरोजनल सरफेस डेवलप होता है। तो उस इरोजनल सरफेस की स्टडी करके हम लोग पता करते हैं कौन सा जोग्राफिक प्रोसेस यहाँ वर्क कर रहे थे, और जब पता चलता है कि कौन से जोग्राफिक प्रोसेस वहाँ पर वर्क कर रहे थे, तो उनके बेसिस पे वहाँ के क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर फॉसल लैंडफॉर्म, वहाँ पर जो उन लैंडफॉर्म में जो फॉसल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करके किया जा सकता है। पैलियो जोमॉर्फोलॉजी, जो पैलियो जोमॉर्फिक प्रोसेस ऑपरेट कर रहे थे उनकी स्टडी करके हम लोग पता कर सकते हैं। हाँ। और फिर एक टर्म आता है आइसिस। आइस क्या होता है? आइसिस क्लाइमेट चेंज के ऐसे पीरियड्स होते हैं जिसमें काफ़ी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट होता है। किनका? आइस का, आइस सीट का, कॉन्टिनेंटल आइस का या माउंटेनियस आइस कैप का काफ़ी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट होता है। और एज पर द सेवन सिंह की किताब के हिसाब से 4 मेजर ग्लेशियल पीरियड रहे हैं। एक प्री कैम्बियन पीरियड रहा है, और दूसरा आर्डोविशन, और आर्डोविशन सालोरन पीरियड में जो ग्लेशिएशन आया, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में ग्लेशिएशन आया, और प्लेइस्टोसीन ग्लेशिएशन। ये 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशिएशंस हुए। तो अच्छा, ग्लेशिएशंस की ये ग्लेशिएशन या क्लाइमेट चेंज के क्या इंडिकेटर्स हैं? तो कई इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर हो गया, जियोलॉजिकल इंडिकेटर हो गया, क्रायोजेनिक हो गया, टेक्टोनिक इंडिकेटर हो गया, जोग्राफिक इंडिकेटर्स हो गए, हिस्टोरिकल इंडिकेटर्स। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में फ्लोरल आते हैं, प्लांट के रिलेटेड इंडिकेटर्स, जैसे कि फॉसल्स रिमेन्स हो गए, फॉसिलाइज्ड पोलेंस हो गए, ऑक्सीजन आइसोटोप्स हो गए, और ट्री रिंग्स जो होते हैं उनका ग्रोथ जो हो गया। ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जो क्लाइमेट बताते हैं कैसे ओवर टाइम क्लाइमेट चेंज हुआ है। फिर फोनल इंडिकेटर्स हो गए। तो फोनल मतलब जंतु या एनिमल के फसल्स हो गए, और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सल हो गया। इनके बेसिस पे क्लाइमेट चेंज को बताया जा सकता है। फिर जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस आते हैं, जो जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, उसमें टेरिजीनस एंसन डिपॉजिट हो गए, जैसे कि लेकेस्टाइन लेक में जो वाल्वे डिपॉजिट्स होते हैं उनके बेसिस पे स्टडी किया जा सकता है इवोपराइट्स की स्टडी करने से, और फिर सेडिमेंट्री डिपॉजिट है उनकी स्टडी करने से, जैसे कोल हो गया, लोएस हो गया, इनकी स्टडी करने से। फिर मरीन डिपॉजिट्स हो गए, सी फ्लोर डिपॉजिट जो होते हैं उनकी स्टडी करने से हम लोग बता सकते हैं कि ये रॉक किस टाइप से बिलोंग करती है और कैसा क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक था। और पेडोजेनेसिस, सॉइल की स्टडी करके। फिर टेक्टोनिक एविडेंसेस की स्टडी, टेक्टोनिक एविडेंसेस हैं, सॉरी अभी क्रायोजेनिक एविडेंसेस हैं, जिसमें ग्लेशिएशन की स्टडी करते हैं। आइस शीट्स की स्टडी हो गया, ग्लेशियल डिपॉजिट्स हो गए या ग्लेशिएशंस हो गए, आइस शीट्स और आइस कोर्स हो गए, उनमें जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जो और जो क्या कहते हैं उसमें जो जो गैस या मॉलिक्यूल्स उसमें कंजर्व किए होते हैं उनकी स्टडी करने से। और फिर पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म और उनकी एविडेंसेस की स्टडी करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ। फिर टेक्टोनिक स्टडीज़ में प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, उसमें पोलर वार्डनिंग हो गया, जियो मैग्नेटिज्म हो गया, ये भी हमको पैलियो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं या क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं। सी फ्लोर में चेंजेस जो हैं वो भी हमको बताते हैं। ट्रांसग्रेशन के एविडेंसेस और रिग्रेशन के, सी ट्रांसग्रेशन और सी रिग्रेशन के एविडेंसेस हमको ये बताते हैं कि कौन किस टाइम में कौन सा रिग्रेशन हुआ था, या एविडेंसेस मिलते हैं। फिर जोमाफिक हो गया, जोमाफिक में मार्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए, जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट पीरियड्स में बने, जैसे इराटिक्स हो गए, सैंड डून्स हो गए, रिवर टेरेसेस हो गए, ड्यूरिकट्स हो गए, पेडिमेंट्स हो गए, टॉस हो गए। ये हम लोग को एविडेंस बताते हैं कि किस टाइम में कौन सा जोमाफिक प्रोसेस ऑपरेट कर रहे थे और कैसे लैंडफॉर्म्स बने। और जोमाफिक प्रोसेस जो ऑपरेट होते हैं वो भी बताते हैं कि कैसे क्लाइमेटिक चेंज आए हैं। फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस हो गए कि जो फ्लड रिकॉर्ड्स हैं, कब कब फ्लड आए हैं और फ्लड के पैटर्न क्या है, उनकी स्टडी करके बता सकते हैं क्या चेंज आ रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। फिर ड्रॉट की स्टडी करके, और ह्यूमन और एनिमल के माइग्रेशन की स्टडी करके, ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ कॉजेज़ और थेरीज़। तो हर एक अपना कॉज है, उस कॉज के बेसिस पे थेरीज़ बनाई गई हैं। तो जो कॉजेज़ हैं वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। तो कुछ कॉजेज़ जो हैं जो अर्थ पे ऑपरेट होते हैं, उनके कारण जो क्लाइमेट चेंज होता है उन्हें टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल कॉजेज़। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते हैं कि जो सन के रेडिएशन में जो चेंज आता है उसके कारण। तो सोलर इरेडिएशन थ्योरी हो गया, इरेडियंस थ्योरी हो गया। तो इसमें ये बताया जाता है कि सोलर के रेडिएशन में वेरिएशन से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है, और उसके कारण। फिर सिम्पसन थ्योरी हो गया। सिम्पसन थ्योरी एक डिफरेंट कोरिलेशन स्टैब्लिश करता है कि जब रेडिएशन बढ़ता है तो ग्लेशियल एडवांसमेंट होता है और वाइसी वर्सा।
फिर सन स्पॉट थ्योरी ये बोलता है कि जब सन स्पॉट बढ़ते हैं तो वहाँ से सोलर इजेक्शंस बढ़ते हैं और सोलर रेडिएशन बढ़ता है और उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो सन स्पॉट्स जब बढ़ते हैं सन पे तो टेम्परेचर बढ़ता है। और जो मॉन्डल मिनिमम है जो मेडिवल पीरियड में आया था, वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है कि उस टाइम में सन स्पॉट एक्टिविटीज़ बढ़ी थी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ा था। एटमॉस्फेरिक डस्ट हाइपोथेसिस के हिसाब से ये है कि जो सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स जब बढ़ते हैं तो सोलर की रेडिएशन या फिर क्या ट्रैप हो जाती है, डस्ट बढ़ जाते हैं तो रेडिएशन कम हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, और क्या कहते हैं कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी में हम लोग वॉल्केनिक हाइपोथेसिस भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस बढ़ता है तो डस्ट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और जिससे क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशंस कम हो जाती हैं, कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं 1883 में जो क्राकाटोआ इरप्शंस हुआ था, और 1783 में असोमा जापान माउंटेन में माउंट असोमा में जापान इरप्शन हुआ था, तो टेम्परेचर काफ़ी कूल हुआ था। तो दो इंडिसेस हैं इसमें, एटमॉस्फेरिक डस्ट हाइपोथेसिस में दो इंडिसेस हैं, उनके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि रेडिएशन में क्या चेंज आएंगे। एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, जब वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स बढ़ता है तो रेडिएशन कम हो जाता है सरफेस पे और कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। डस्ट व्हील इंडेक्स, जब डस्ट व्हील इंडेक्स बढ़ता है, मीन्स डस्ट के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जब बढ़ते हैं तो फिर भी रेडिएशन कम हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर CO2 हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। इनके हिसाब से टेम्परेचर CO2 की मात्रा बढ़ती है, सिंस एक ग्रीन हाउस गैस है तो टेम्परेचर की मात्रा बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर की मात्रा बढ़ेगी तो वार्मिंग होगा। और वैसी वर्षा से होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड घटती है तो टेम्परेचर घटता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम हो जाता है और फिर कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एक वार्म हाउस फेज होता है, एक कूल हाउस फेज या आइस हाउस फेज होता है। तो जो ग्रीन हाउस फेज होता है, ग्रीन हाउस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और H2O की मात्रा, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में तो वो बढ़ जाते हैं, और दोनों ग्रीन हाउस गैस होते हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है। और CO2 के बेसिस पे कई मॉडल्स बनाए गए। एक पहला जो मॉडल था वो स्नाइडर मॉडल था, 1950 में डेवलप किया गया था। इसके हिसाब से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तब क्या होता है कि 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर जनरल सर्कुलेशन मॉडल आया, तो ये लगभग 70s के टाइम में आया था। इसको मैनाबे और RT वेदराल्ड ने दिया था। इनके हिसाब से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 गुनी होगी तो टेम्परेचर 2.9 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। और फिर क्या कहते हैं कि कोई नेगेटिव फीडबैक की बात नहीं की, कोई नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव फीडबैक नहीं होता है। तो वो बाद में हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे, जो बाद में क्या कहते हैं थ्योरी है एटमॉस्फेरिक ओशियन जनरल सर्कुलेशन थ्योरी, तो उसमें नेगेटिव फीडबैक की बात किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से नेगेटिव फीडबैक होता है। फिर हेंस क्लाइमेट चेंज बहुत ऑब्वियस है, बताया गया जनरल सर्कुलेशन मॉडल में। फिर एटमॉस्फेरिक ओशियानिक जनरल सर्कुलेशन मॉडल लाया गया, ये IPCC के रिपोर्ट में बताया गया। इसमें बताया गया जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, अगर वो क्या कहते हैं कि बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर एस्ट्रोलॉजिकल थेरीज़ भी हैं। एस्ट्रोलॉजिकल थेरीज़ में एस्ट्रोनॉमिकल थेरीज़ हैं। एस्ट्रोनॉमिकल थेरीज़ में मिलनकोविच साइकिल जो है ये इंपॉर्टेंट थेरी है। तो मिलनकोविच साइकिल ये बोलता है कि तीन वेरिएबल्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि सोलर का रेडिएशन अर्थ पे क्या होगा। एक तो इसेंट्रिसिटी हो गया। इसेंट्रिसिटी मतलब कि अर्थ के अराउंड जो सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करता है, तो उसका जो पाथ होता है इट इज़ ये सर्कुलर भी होता है और इलिप्टिकल भी होता है। तो जब सर्कुलर होता है तो उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है, जब इलिप्टिकल हो जाता है इसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो सर्कुलर से इलिप्टिकल बनने में लगभग 95,000 साल लगते हैं। और फिर ऑब्लिसिटी हो गया, जो अर्थ की एक्सिस है वो 22 से 24 डिग्री 27 मिनट के बीच में ऑक्सीलेट करती है, और ये ऑक्सीलेशन का पीरियड लगभग 41,000 साल होता है। और फिर जो इक्विनॉक्स होते हैं उनके प्रोसेसन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं 11,000 साल में। तो इनके चेंज के कारण क्या होता है, सोलर रेडिएशन में चेंज आता है और फिर कूलिंग या वार्मिंग अपने हिसाब से जो होता रहता है। फिर टेक्टोनिज्म और टोपोग्राफिक कंट्रोल। तो टेक्टोनिक थ्योरी है कि लैंड मास जब अपलिफ्ट करते हैं तो आइस फॉर्मेशंस होते हैं। तो ऐसा एविडेंसेस मिलते हैं कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन और प्लेस्टोसिन ग्लेशिएशन जो हुए थे, दे वर रिजल्ट ऑफ द लार्ज स्केल मैसिव वर्टिकल टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलिडोनियन ऑर्गेनी जो हुई थी वो परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन टाइम में हुई थी, और जो हिमालयन ओरिगनी हुई थी वो प्लेस्टोसिन या नियोजिन ग्लेशिएशन के टाइम में हुई थी। तो लगभग 2 से 4 किलोमीटर अपलिफ्टमेंट हुआ था तिब्बत और हिमालयन प्लेटू का। सायरा नेवादा का भी लगभग इतना ही हुआ था, और ढेर सारे बेसिन और रेंज प्रोविंसेस में ग्लेशिएशन होना स्टार्ट हो गया था। तो ये कुछ हाइपोथेसिस हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे चेंजेस आए हैं टेम्परेचर में। तो या ग्लेशियर एज जो आए हैं, तो प्रोटोजोइक पीरियड जो है, पहले तो प्रोटोजोइक पीरियड है
एक बार यहाँ लिख देते हैं। तो ये प्रोटोजोइक पीरियड हो गया, और ये जो है ये तो ये प्लायोसीन पैलियोसीन हो गया। तो ये प्रोटोजोइक हो गया, पैलियोजोइक हो गया, ये मीजोजोइक पीरियड है, और ये सीनोजोइक पीरियड है। तो ये जो तीनों पीरियड हैं, तो इन पीरियड में तो हम देखते हैं प्रोटोजोइक में 2 ग्लेशिएशंस हुए। प्रोटोजोइक में एक हुरैनियन ग्लेशिएशन हुआ और एक क्रायोजेनियन ग्लेशिएशन हुआ। तो टेम्परेचर इनमें कम हो गया था, कोल्डर फेज में चला गया था। उसके बाद क्या कि जब कैम्बियन पीरियड आता है तो टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, फिर प्लायोसीन में प्रोटोजोइक में तो 2 ग्लेशिएशन आए, हुरैनियन और क्रायोजेनियन। और पैलियोजोइक में भी 2 ग्लेशिएशन आए, एक इंडियन ग्लेशिएशन और कुरु ग्लेशिएशन। तो इंडियन ग्लेशिएशन कब आया था, आर्डोविशियन और सालुरियन टाइम में, और कुरु ग्लेशिएशन जो कुरु आई से आया था तो उसे कार्बोनिफेरस पर्मियन पीरियड में आया था, इसे कार्बोनिफेरस पर्मियन ग्लेशिएशन भी बोलते हैं। फिर जो मीजोजोइक था, ट्रियासिक जुरासिक, इनमें कंटिन्यूसली एक सर्कुलर वे में टेम्परेचर बढ़ता ही रहा, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये जो सीनोजोइक है, सीनोजोइक में ये टर्सरी पीरियड है और ये क्वाटरनरी पीरियड है। टर्सरी पीरियड में टेम्परेचर बढ़ता रहा, और पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम अचीव करता है, तो इसमें टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया। अर्थ की हिस्ट्री में अगर आर्कियन एज को छोड़ दिया जाए, जब से अर्थ पे क्या करते हैं उसके बाद का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया गया, लगभग 5 आज से 55.5 मिलियन ईयर को पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम अचीव किया गया। टेम्परेचर लगभग आज के प्रेजेंट डे टेम्परेचर से लगभग 8 डिग्री सेल्सियस वार्मर टेम्परेचर था उस टाइम में। तो वो होगा, उसके बाद से टेम्परेचर डिक्लाइन करना चालू होता है, और एकदम लास्ट ये टर्सरी पीरियड जो है, जिसमें पैलियोसीन ईओसीन ओलिगोसीन मायोसीन और प्लायोसीन आता है। तो हम लोग देख ही लिए कि पैलियोसीन और ईओसीन में थर्मल मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, और टर्सरी पीरियड का जो लास्ट पीरियड है वो पैलियोसीन में टेम्परेचर कम हो गया, और यहीं से निगेटिव जोन में पहुंच गया, टेम्परेचर कूलर होने लगे। और टेम्परेचर प्लायोसीन से स्टार्ट होता है क्वाटरनरी ग्लेशिएशन, और पूरे क्वाटरनरी पीरियड में इनमें 2 पीरियड आता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, इनमें टेम्परेचर मिनिमम रहा। अच्छा, ये जो क्वाटरनरी ग्लेशिएशन था इसमें 4 पीरियड्स आए, 4 ग्लेशियल पीरियड्स आए, गुंज मिंडल रिस और वुर्म, और ये यूरेशिया बोला जाता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में नेब्रास्कन, कांसास, इलिनॉयस और विस्कन है। तो ये सब कुछ टेम्परेचर चेंजेस आए। अब देखते हैं कि क्वाटरनरी पीरियड में क्या टेम्परेचर चेंज थे, कैसे टेम्परेचर चेंज देखे गए, और स्पेशली होलोसीन में देखेंगे। तो क्वाटरनरी पीरियड में चल रहा था, जो क्वाटरनरी पीरियड का लास्ट फेज था, इट वाज प्लीस्टोसीन इंड होता है लगभग आज से 12,000 साल पहले, 12 से 13,000 साल पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि इंड होता है। पहले यहाँ इस बार नीचे डायग्राम में देखते हैं, नीचे वाला डायग्राम में कि प्लीस्टोसीन इंड होता है, प्लीस्टोसीन का इंड होता है लगभग 12,000 साल पहले। उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, और अभी भी हम लोग क्वाटरनरी ग्लेशिएशन में ही हैं। लेकिन ये क्या है कि जो ग्लेशियल फेज था, इसे बोलते हैं यंगर द्रास ग्लेशिएशन या फिर वुर्म ग्लेशिएशन। तो वुर्म ग्लेशियर के बाद जो इंटरग्लेशियल फेज है अभी कंटिन्यूस चल रहा है, पूरा होलोसीन इंटरग्लेशियल फेज है। तो क्वाटरनरी ग्लेशिएशन में हम लोग देखिए एक आइस एज में ग्लेशियल्स आते हैं, लास्ट एपिसोड में देखे थे, एस आइस में ग्लेशियल पीरियड आते हैं और फिर इंटरग्लेशियल पीरियड आते हैं। तो जो प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन था या फिर जो क्वाटरनरी ग्लेशिएशन था उसमें 4 ग्लेशियल पीरियड आए। तो 4th ग्लेशियल पीरियड के बाद जो इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो 4 ग्लेशियल पीरियड खत्म हो चुके हैं, उनके बीच में 3 ग्लेशियल पीरियड कंप्लीट हो गए, और 4th ग्लेशियल पीरियड था वो यंगर द्रास या वुर्म ग्लेशिएशन था। उसके बाद से नया जो फिर ग्लेशियल के बाद इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्ट हुआ, वो अभी होलोसीन में जो चल रहा है वो एक इंटरग्लेशियल पीरियड है। तो इंटरग्लेशियल पीरियड में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। हम लोग ये भी देखे थे कि एक इंटरग्लेशियल में भी स्टेडियल और इंटरस्टेडियल होते हैं। तो स्टेडियल में टेम्परेचर कम होते हैं, तो जो शुरुआत में जो इंटरस्टेडियल था वो बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर क्या करते हैं कि स्टेडियल फेज में टेम्परेचर कम होने लगा, जिसे नियोग्लेशियल पीरियड बोला जाता है। तो ये लगभग 12,000 से 5,000 साल तक
टेम्परेचर बढ़ता रहा। उसमें छोटे मोटे फ्लक्चुएशन तो आते ही गए, और जो 12,000 से 5,000 साल के पीरियड का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस टाइम में लिथिक पीरियड डेवलप हुआ। तो लिथिक 3 वही पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये लिथिक पीरियड डेवलप हुआ। तो ह्यूमन का काफ़ी एक्सटेंसिव माइग्रेशन हुआ और क्या कहते हैं लिथिक पीरियड डेवलप हो गया। 5,000 के बाद टेम्परेचर फिर डिक्लाइन करना चालू हो गया इन जनरल। तो ये स्टेडियल पीरियड स्टार्ट हो गया, इंटरग्लेशियल पीरियड का स्टेडियल पीरियड स्टार्ट हो गया टेम्परेचर डिक्लाइन करना। इसमें बहुत से फ्लक्चुएशंस थे, तो ये जो फ्लक्चुएशंस थे, अब इन फ्लक्चुएशन स्टडी करते हैं। तो नियो ग्लेशियल पीरियड 5,000 साल के, और जो नियो ग्लेशियल पीरियड जो स्टार्ट होता है, तो 5,000 साल के बाद ब्रॉन्ज एज आता है और आयरन एज आता है, और इसमें ढेर सारे फ्लक्चुएशंस हुए। तो इस तरीके से ऊपर वाई डायग्राम में अब आते हैं। तो 12,000 साल में लगभग सस्पेंड होता है, प्लेस्टोसीन खत्म होता है। अब भी यंग द्रास ये लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम था, यंग द्रास जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम था। तो ये प्लेस्टोसीन में जो मैक्सिमम ग्लेशियल था वो यंग द्रास था, लगभग 13,000 से 11,000 साल 11,000 साल में जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम आया था। फिर टेम्परेचर डिक्लाइन होता है और लिथिक एज इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और लिथिक एज लगभग 5,000 साल तक चला। तो अब ये लिथिक एज में देखते हैं, लिथिक एज के लास्ट तक में या लिथिक एज के लास्ट तक में ये होलोसीन पूरा चल रहा है, ये पूरा का पूरा पीरियड होलोसीन है। तो लिथिक एज के लास्ट में लगभग 5,000 के पीरियड के पास में 8,000 से 5,000 के बीच में होलोसीन क्लाइमेट, ये होलोसीन चल ही रहा है। तो होलोसीन में क्लाइमेट ऑप्टिमम अचीव किया जाता है, जिसे होलोसीन थर्मल मैक्सिमम बोलते हैं। तो 9,000 से 5,000 जो बिफोर पास्ट का पीरियड है, बिफोर प्रेजेंट का जो पीरियड है, उसमें टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच गया। फिर 5,000 के बाद से टेम्परेचर फिर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, जिसे नियोजीन ग्लेशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नियो ग्लेशियल पीरियड था वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली नियोजीन ग्लेशिएशन स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है तो सिविलाइजेशन, ये ब्रॉन्ज एज आ गया। तो 5,000 के बाद से जब लिथिल एज होलोसीन क्लाइमेट ऑप्टिमम जब खत्म होता है 5,000 साल पे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना चालू होता है और लिथिक एज वहीं सस्पेंड हो जाता है, और फिर ब्रॉन्ज एज डेवलप होने लगता है। तो ब्रॉन्ज एज जब डेवलप होता है तो नियोजीन था, नियोजीन में बहुत ब्रांचेज नहीं डेवलप हुए। जब टेम्परेचर बढ़ने लगा नियोजीन ग्लेशिएशन से, टेम्परेचर बढ़ने लगता, तो हम लोग को सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज इनिशिएट हुआ और सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जैसे कि इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये ब्रॉन्ज एज में डेवलप हुए। फिर ब्रॉन्ज एज से चलता रहा, और फिर क्या कहते हैं लगभग 3,000 साल पहले ब्रॉन्ज एज भी ख़त्म होता है और आयरन एज इनिशिएट होता है। तो 3,000, तो उसमें जैसे एंशिएंट ग्रीक हो गए। एंशिएंट ग्रीक पीरियड, जब एंशिएंट ग्रीक जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वो टेम्परेचर उस टाइम में बढ़ा था। फिर एंशिएंट ग्रीक के बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, लगभग आज से 1,500 साल पहले। तो 1,500 साल पहले नहीं, 2,500 साल पहले तो टेम्परेचर फिर डिक्रीज किया। तो जो टेम्परेचर डिक्रीज किया उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया, लगभग क्या कहते हैं कि आज से 2,200 से 2,300 साल पहले, मतलब 250 BC में टेम्परेचर 250 BC से 400 AD तक टेम्परेचर इंक्रीज ही करता रहा, 400 AD तक टेम्परेचर इंक्रीज करता रहा। और इस टेम्परेचर इंक्रीज को बोलते हैं रोमन वार्म पीरियड बोलते हैं, रोमन वार्म पीरियड, रोमन क्लाइमेट मैक्सिमम। तो इस टाइम में रोमन एम्पायर डेवलप होता है, 250 से 400 AD के बीच में रोमन एम्पायर डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से फिर से टेम्परेचर डिक्रीज आता है, उसे बोलते हैं लेट रोमन, जब रोमन क्लाइमेट मैक्सिमम जिसमें रोमन एम्पायर डेवलप हुआ 250 से 400 AD के बाद फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। और ये टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है तो उसे बोला जाता है कि लेट एंटीक, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था, लिटिल आइस एज इनिशिएट होता है। जो रोमन वार्म पीरियड जो 250 BC से 400 AD था, उसके जस्ट बाद लिटिल आइस एज स्टार्ट होता है, वो 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी AD तक था। और इस 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी AD में जब आइस एज स्टार्ट होता है, लिटिल आइस एज स्टार्ट होता है, तो यूरेशिया का जो नदन पोर्शन था पोलर रीजन में ग्लेशियर्स आगे आने लगते हैं, साउथवर्ड एक्सपैंड करने लगते हैं। तो जो जर्मनिक ट्राइब्स रोमन वार्म पीरियड में पोलर रीजन में रहा करती थी, दे माइग्रेट टू द साउथ। और जब साउथ में माइग्रेट करते हैं तो रोमन एम्पायर पे जर्मनिक ट्राइब, जैसे कि इसमें फ्रैंक्स हो गए,
जर्मन्स हो गए, एंग्लो सैक्सन्स हो गए, ये इन्वेड करते हैं रोमन एम्पायर को और माइग्रेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम में जर्मनिक इन्वेशन हुआ और काफ़ी माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। तो एंग्लो सैक्सन्स आते हैं इंग्लैंड में और इंग्लैंड को इन्वेट करते हैं और फिर रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसे बोला जाता है लेट एंटिक्विटी। उसके बाद ये फिर जो क्या कहते हैं 6th-7th सेंचुरी तक चलता है, फिर ये ख़त्म होता है। जब ये ख़त्म होता है तो फिर स्टार्ट होता है कि मेडुअल वार्म पीरियड। तो मेडुअल वार्म पीरियड स्टार्ट होता है। तो मेडुअल वार्म पीरियड कब से कब तक रहा? तो 7th सेंचुरी एडी में ये ख़त्म हुआ। तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है और मेडुअल वार्म पीरियड स्टार्ट होता है। मेडुअल वार्म पीरियड बिगिन होता है 950 से 1250 एडी तक रहता है। तो मेडुअल वार्म पीरियड, तो मेडुअल वार्म पीरियड में बहुत से डेवलपमेंट हुए। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, तो इस टाइम में माइग्रेशन स्टार्ट हो गए, तो ढेर सारे माइग्रेशन इस टाइम में स्टार्ट हुए। फिर लिटिल आइसेज आता है 1300 से 1850 तक, लिटिल आइसेज, तो जिसे मॉन्डर मिनिमम बोलते हैं। तो लिटिल आइसेस दूसरा लिटिल आइस है। तो एक लेट एंटीक आइस आया था जो 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी एडी था, जिस टाइम में जर्मनी की इन्वेजन हुआ था। फिर टेम्परेचर हम लोग देखें मिडल टाइम में इंक्रीज होता है, जिसे मिडल वार्म पीरियड बोलते हैं। और फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 14th सेंचुरी में, और वो लगभग 19th सेंचुरी तक टेम्परेचर डिक्रीज ही का, इसे लिटिल आइसेज बोला जाता है या मॉन्डर मिनिमम बोलते हैं। तो फिर मॉन्डर मिनिमम लगभग इंड होता है और 18th-15th सेंचुरी में, और वहीं से हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हम वार्म फेज में आ गए हैं। तो लेकिन ओवरऑल देखें, टेम्परेचर देखें ओवरऑल, अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि इस पीरियड में होलोसीन पीरियड में, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होलोसीन पीरियड से, जब होलोसीन मैक्सिमम पहुंचा, होलोसीन मैक्सिमम लगभग आज से 9000 साल पहुंचा था, उसके बाद से अभी तक क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्लाइन ही करता जा रहा है, लेकिन अब टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये हिस्ट्री है होलोसीन पीरियड की, टेम्परेचर का क्या पैटर्न रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा टेम्परेचर पैटर्न देखा, क्लाइमेट चेंज क्या है और टेम्परेचर पैटर्न कैसा है, और हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखा कि कैसे होलोसीन में टेम्परेचर हो रहा है। तो होलोसीन में लिथिक एज में टेम्परेचर बढ़ा, फिर क्या कहते हैं ब्रॉन्ज एज में टेम्परेचर इनिशियली डिक्रीज हुआ, और फिर टेम्परेचर जब बढ़ा तो ढेर सारे सिविलाइजेशन डेवलप हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं आयरन एज इनिशिएट हुआ। आयरन एज में जब टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, ग्रीक डेवलप हुए, फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रोमन एम्पायर डेवलप हुआ, जिसे वार्म रोमन पीरियड बोलते हैं, रोमन एम्पायर डेवलप हुआ। फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया, उसे लेट एंटीक आइस लिटिल आइसेस बोलते हैं, वो 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी था एडी था, और इसमें जर्मनी की इन्वेजन हुआ। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसे बोलते हैं मिडवल वार्म पीरियड बोलते हैं। इस टाइम में एक्सटेंसिव माइग्रेशंस हुए, तो इस टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं लिटिल आइस एज स्टार्ट हुआ, और इस टाइम में भी ढेर सारे माइग्रेशंस हुए। और ये क्या कहते हैं लगभग 1815 लिटिल आइसेस 1300 से 1850 तक रहा, और जिसे मॉन्डर मिनिमम बोलते हैं। उसके बाद से 1850 के बाद से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और टेम्परेचर अभी बढ़ता जा रहा है। और ओवरऑल टेम्परेचर देखते हैं तो होलोसीन मैक्सिमम के बाद से टेम्परेचर घटता ही जा रहा है, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं हम। तो इस तरीके से हम लोग पूरी हिस्ट्री देख लिए क्लाइमेट चेंज की और टेम्परेचर पैटर्न की। थैंक यू। तो ये इस एपिसोड में इतना ही।